हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंसेप्ट डिकोडर। आप सभी का कंसेप्ट डिकोडर पे स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं बिल्डिंग मटेरियल एंड बिल्डिंग मटेरियल के अंदर जो चैप्टर चल रही है इट इज एग्रीगेट एंड एग्रीगेट के अंदर जो टॉपिक चल रही है इट इज टेस्ट फॉर एग्रीगेट। ये एग्रीगेट की लास्ट वीडियो होगी। इससे पहले हमने सारा कुछ कवर कर चुका है और इस पर्टिकुलर वीडियो की जो टॉपिक है जो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे डिस्कस करेंगे साउंडनेस टेस्ट ऑफ एग्रीगेट के बारे में, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एग्रीगेट क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे, वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ एग्रीगेट के बारे में डिस्कस करेंगे जरा, फाइननेस मॉडुलस ऑफ एग्रीगेट कैसे निकाला जाए और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है इस चीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये जो वीडियो है जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है एसएससी जेईई गेट ईएससी स्टेट पीएससी जूनियर इंजीनियर एग्जामिनेशन या फिर असिस्टेंट इंजीनियर एग्जामिनेशन, हर एक तरह के एग्जामिनेशन कह लो ऑल इंडिया एग्जामिनेशन के लिए अप्लीकेबल होगी जिसमें भी बिल्डिंग मटेरियल की सिलेबस है। हम आपको कुछ ऐसा पढ़ाएंगे कि आपको किसी भी तरह का किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, केवल वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए और उस नोट्स को प्रॉपर्ली रिवाइज करिए। बस इतना मात्र करना आपके लिए सफिशिएंट होगा एग्जाम को क्रैक करने के लिए। आपको और कहीं भटकने की जरूरत नहीं है या एक्स्ट्रा नॉलेज और कुछ गेन करने की जरूरत नहीं है यदि आप स्टूडेंट लाइफ जी रहे हो तो। ओके, तो चलिए हम शुरू करते हैं, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे वीडियो पे एक लाइक जरूर बनता है, चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर बनता है। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर बेल आइकन आप दबाते हो तो आपको वीडियो के लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। सो आई एम पीयूष प्रासर। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे साथ बिल्डिंग मटेरियल। तो साउंडनेस टेस्ट, तो साउंडनेस टेस्ट के अंदर हमें सबसे पहला शब्द जो समझना है ना, तो समझना है कि साउंडनेस का मतलब क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय साउंडनेस? साउंड का मतलब ध्वनि नहीं, यहाँ पे ध्वनि से रिलेटेड कोई बात नहीं है। साउंडनेस का मतलब ये है कि एक तरह की प्रतिरोधक क्षमता है एग्रीगेट का। अब प्रतिरोधक क्षमता किसके खिलाफ? मौसम में परिवर्तन आने के कारण या फिर मौसम बहुत उग्र होने के कारण अगर एग्रीगेट में किसी भी तरह का डिफेक्ट्स होते हैं, किसी भी तरह का डैमेजिंग होता है, किसी भी तरह का डिसइंटीग्रेशन होता है, तो उस चीज को रजिस्ट कर पाने की जो क्षमता है उसे हम कहेंगे साउंडनेस। तो इसको एक सेंटेंस में हम कैसे लिख सकते हैं साउंडनेस? इट इज यूज्ड टू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ एग्रीगेट अगेंस्ट वेदरिंग एक्शन। तो साउंडनेस का मतलब क्या हुआ? रेजिस्टेंस ऑफ एग्रीगेट अगेंस्ट वेदरिंग एक्शन। वेदरिंग एक्शन अब कैसा कैसा हो सकता है? मान लो कि फ्रीजिंग एंड थॉइंग साइकिल, ये एक तरह का वेदरिंग एक्शन है। इस कारण से एग्रीगेट की डिसइंटीग्रेशन हो सकती है, मतलब आइस का जम जाना और पिघल जाना, या फिर एग्रीगेट की बारंबार गीला होना और सूखना, इस कारण से श्रिंकेज वगैरह हो सकता है, मतलब बारंबार बरसात हो रहा है, टेम्परेचर हाई हो रहा है ना। तो ये सारे वेदरिंग एक्शंस हैं। या फिर बहुत ज्यादा टेम्परेचर हाई हो गया तो थर्मल एक्सपेंशन वगैरह, ये भी एक तरह का वेदरिंग एक्शन है क्योंकि वो वेदर का ही पार्ट है, क्लाइमेट का पार्ट है। ओके, तो वेदरिंग एक्शन को रजिस्ट कर पाने का जो क्षमता है उसे हम कहेंगे साउंडनेस। समझ में आया? तो जो अधिक वेदरिंग एक्शन को रजिस्ट कर पाएगा, खराब नहीं होगा, तो क्या वो ज्यादा लंबे समय तक टिकेगा? मतलब वो एग्रीगेट काफी ड्यूरेबल होगी, उसकी ड्यूरेबिलिटी काफी अच्छी होगी क्या? समझ में आ रहा है? तो इनडायरेक्टली हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? लॉन्जिटिविटी, कि कौन सा एग्रीगेट कितना लंबे समय तक लास्ट करेगा, कितना लंबे समय तक टिकेगा, किसमें कम डैमेजेस होंगे, है ना। ये चीज हम निकालेंगे। तो ये टेस्ट को कैसे किया जाता है? तो यहाँ पे एक कोड का नाम हमने लिखा हुआ है, इंडियन स्टैंडर्ड 2386 पार्ट 5। अब ये कोड का नाम आपको याद नहीं रखना है, बस होता है कोई कोई स्टूडेंट होता है कोई, सर रेफरेंस क्या है? तो रेफरेंस ये है। तो इस कोड के अनुसार जो ये टेस्ट है ये कैसे की जाती है कि आपको जो भी जिस भी एग्रीगेट के ऊपर टेस्ट करना है, ये फाइन एग्रीगेट के ऊपर भी कर सकते हो, कोर्स एग्रीगेट के ऊपर भी कर सकते हैं। इसके लिए एक प्रॉपर सैंपल डिजाइन की जाती है, मतलब प्रॉपर सीव करके, ठीक है। प्रॉपर फाइन एग्रीगेट ले रहा है तो फाइन एग्रीगेट के लिए एक सेट ऑफ सीव होती है, उस सीव से सीव करके हम एग्रीगेट सैंपल को कलेक्ट करेंगे, है ना। डिफरेंट साइज रेंज के पार्टिकल्स को कलेक्ट करेंगे। उसी तरह से कोर्स एग्रीगेट के लिए भी एक सेट ऑफ सीव है। अब वो कौन कौन से सीव है उतना अंदर जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना जान लो कि ये फाइन एग्रीगेट कोर्स एग्रीगेट दोनों के ऊपर किया जाता है। तो मान लो आपको किसी भी एग्रीगेट के ऊपर टेस्ट करना है, तो आपने एग्रीगेट को ले लिया, एग्रीगेट को साफ कर लिया, साफ होना चाहिए मतलब क्लीन होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए, ड्राई एंड क्लीन एग्रीगेट को हम ले लिए। अब उसको हम क्या करेंगे? उसको हम सोडियम सल्फेट या फिर मैग्नीशियम सल्फेट
कि सॉल्यूशन में डुबो देंगे। एक कंटेनर होगी, इस कंटेनर में या फिर आप सोडियम सल्फेट को यूज करो या फिर मैग्नीशियम सल्फेट NaSO4 या फिर MgSO4, ठीक है, सोडियम सल्फेट या फिर मैग्नीशियम सल्फेट के सॉल्यूशन में एग्रीगेट्स को डुबो देंगे। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, सुनिएगा। एग्रीगेट्स को हम कुछ इस तरह से डुबाएंगे कि ये सब मान लो एग्रीगेट्स है और इसके अंदर सॉल्यूशन होगा, तो एग्रीगेट के सरफेस के ऊपर कम से कम 15 mm का सॉल्यूशन होना चाहिए। कहने का मतलब एग्रीगेट कंप्लीटली डूबना चाहिए, इमर्स होना चाहिए। एग्रीगेट को डुबो दिया, अब कितने समय तक डुबो के रखेंगे? इसको हम डुबो के रखेंगे लगभग 16 घंटा, कम से कम 16 घंटा, ये मिनिमम टाइम है, लेकिन शुड नॉट बी ग्रेटर देन 18 आवर। 18 घंटे से अधिक हम नहीं, मतलब 16 से 18 घंटे के बीच में आप एग्रीगेट को निकाल लेना डुबोने के बाद। जब एग्रीगेट को निकाल लोगे फिर उसे थोड़ा सूखने दोगे, मतलब ओके ड्राई होने दोगे। अभी सॉल्यूशन से निकला है ना, तो सॉल्यूशन उससे थोड़ा झड़ेगा। जब सॉल्यूशन उससे झड़ जाए फिर हम क्या करेंगे, एग्रीगेट को ओवन में डाल देते हैं। किस में डाल देते हैं? ओवन में। ओके, ओवन में कितने टेम्परेचर पे डाल देते हैं? 105 से लेके 110 डिग्री टेम्परेचर पे ओवन के अंदर एग्रीगेट को हीट किया जाता है। तो एक बार हीटिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गई, ओके, तो मतलब वो एग्रीगेट अब परफेक्टली कंप्लीटली सूख गया है। ओके, तो अब ये जो प्रोसेस है, ये इस प्रोसेस को आपने क्या किया, सोचो। एग्रीगेट को पहले भिगोया, फिर एग्रीगेट को आपने सुखाया, मतलब एक तरह का ड्राइंग, एक तरह का वेटिंग एंड ड्राइंग का साइकिल आप कंडक्ट कर रहे हो, है ना। तो ये भिगोना, एग्रीगेट को सॉल्यूशन में भिगोना प्लस ओवन में डाल के सुखाना, ये एक साइकिल होता है। ये कंप्लीट जो है इसे एक साइकिल कहेंगे। तो इस तरह का आपको कम से कम 10 साइकिल रिपीट करना है सेम एग्रीगेट के ऊपर। ओके, सेम एग्रीगेट के ऊपर आपको 10 बार ये सेम प्रोसेस करनी है। अब 10 बार ये प्रोसेस करने के बाद हम उसका क्या करेंगे, देखो, जब एग्रीगेट को आपने सॉल्यूशन में सबसे पहले डुबोया था फर्स्ट साइकिल के दौरान, तो उससे पहले आपने वेट मेजर किया होगा, एग्रीगेट का वजन मेजर किया होगा। नाउ अब जब सॉल्यूशन में डुबा रहे हो, सुखा रहे हो, डुबो रहे हो, सुखा रहे हो, डुबो रहे हो, सुखा रहे हो, इस तरह से 10 बार आपने रिपीट किया, तो उस दौरान उसमें कुछ वेदरिंग एक्शन रिलेटेड कुछ बात हुई होगी, मतलब कुछ उसमें एग्रीगेट झड़ गया होगा, डिसइंटीग्रेट हो गया, टूट गया होगा, उसमें श्रिंकेज आई होगी, क्रैक डेवलपमेंट हुआ होगा, एग्रीगेट बेसिकली खराब हो गई होगी, तो उसका कुछ ना कुछ मास कम हो गया होगा। तो हम क्या करेंगे, फाइनली हम लास्ट में मास को मेजर कर लेंगे। 10 साइकिल कंप्लीट होने के बाद हम उसका वेट मेजर कर लेंगे एग्रीगेट का। अब ठीक है, अब हम इस वेट को हम परसेंटेज लॉस इन वेट हम कैलकुलेट करेंगे कि कितना परसेंट मास लॉस हो गया, समझ में आया, कितना परसेंट मास झड़ गया, ये लॉस इन वेट कैलकुलेट करेंगे। अब ये जो लॉस इन वेट है ना, इसका हमारे पास स्टैंडर्ड गाइडलाइन है कि अगर कोई साउंड एग्रीगेट है तो उसमें लॉस इन वेट 12% से अधिक नहीं होना चाहिए अगर आप सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन यूज कर रहे हो टेस्टिंग के लिए। सिमिलरली जो लॉस इन वेट है वो 18% से अधिक नहीं होना चाहिए अगर आप मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्यूशन यूज कर रहे हो टेस्टिंग के लिए। अगर ये जो परसेंटेज हमने बताया इससे ज्यादा अगर लॉस इन वेट हो रहा है तो वो एग्रीगेट साउंड नहीं है, वो एग्रीगेट बेकार है। कहने का मतलब उस एग्रीगेट को आप यूज करोगे रियल कंस्ट्रक्शन में तो उसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत कम होगी, मतलब वो ज्यादा समय तक टिकेगा नहीं, जल्दी खराब हो जाएगा। बात क्लियर है, यहां तक समझ रहे हैं हम लोग? ठीक है, तो एक तस्वीर आपको दिखाता हूं, तस्वीर देखिए कि ये टेस्ट करने के बाद जो एग्रीगेट्स है वो पहले कैसा होता था और बाद में कैसे हो जाते हैं। तो हम तस्वीर दिखाते हैं, आप ये देखिए बिफोर साउंडनेस टेस्ट आपने अच्छे एग्रीगेट्स को कंसीडर किया था टेस्टिंग करने के लिए, लेकिन जब साउंडनेस टेस्ट किया तो देखिए यहाँ पे आफ्टर 10 साइकिल्स, ओके 10 साइकिल्स, एक साइकिल का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, डुबोना, फिर उसको ओवन में सुखाना, सॉल्यूशन में 18 घंटे तक डुबा के रखना, फिर उसको सॉल्यूशन में सुखाना, ये एक साइकिल हुआ। तो इस तरह से 10 साइकिल के बाद देखिए इसमें क्रैक डेवलपमेंट हो गया, श्रिंकेज वगैरह हुआ होगा, तो इसका मास झड़ चुकी होगी, समझ में आया। तो लॉस इन वेट हम कैलकुलेट करते हैं इस पे, और डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट सॉल्यूशन आप बताते हो कि इस एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ लॉस इन वेट से ज्यादा अगर लॉस इन वेट हो रहा है तो वो एग्रीगेट साउंड नहीं है। समझ में आ रहा है बात? ओके, तो चलिए इसके बारे में लिख लेते हैं फटाफट। तो लिखिए, इट इज यूज्ड टू फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ एग्रीगेट अगेंस्ट वेदरिंग एक्शन, अगेंस्ट वेदरिंग एक्शन, ब्रैकेट में लिख लो ड्यूरेबिलिटी ऑफ एग्रीगेट, ड्यूरेबिलिटी
ऑफ एग्रीगेट। ये पॉइंट एकदम ध्यान में रखना है कि साउंडनेस किस चीज से रिलेटेड है, वेदरिंग एक्शन से। कभी कभी डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपसे पूछे जाएंगे। ओके, और वेदरिंग एक्शन क्या है आपको समझ में है, फ्रीजिंग एंड थॉइंग, या फिर ड्राइंग वेटिंग, या फिर टेम्परेचर इफेक्ट, है ना, या फिर केमिकल इफेक्ट, ये सारे वेदरिंग एक्शन है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, ड्राई एंड क्लीन एग्रीगेट आर इमर्स्ड इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ आइदर सोडियम sulfate Na2SO4 or magnesium sulfate MgSO4 for minimum 16 hour duration but not exceeding 18 hour। तो दो सॉल्यूशन यूज करेंगे आप, सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, और कितने घंटे तक डुबो के रखेंगे, 16 आवर, लेकिन 18 घंटे से ज्यादा के लिए नहीं। एग्रीगेट मस्ट बी कंप्लीटली इमर्स्ड इन दिस सॉल्यूशन such that there is at least 15 mm depth of solution above the aggregate in jar। ये डायग्राम बना लो, जार दिखा दो, उसमें एग्रीगेट दिखा दो, एग्रीगेट के सरफेस के ऊपर कम से कम 15 mm का सॉल्यूशन होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, देन द एग्रीगेट इज टेकन आउट एंड ओवन ड्राइड एट 105 से लेके 110 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे आप उसे सुखाओगे। नाउ नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ इमर्सिंग एग्रीगेट इन सॉल्यूशन एंड drying it in oven complete one cycle. Such 10 cycle are repeated on the same aggregate mass। इस तरह से अब 10 साइकिल कंडक्ट करोगे, मतलब 10 बार से सॉल्यूशन में डुबाओगे, सुखाओगे। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डिजायर्ड नंबर ऑफ साइकिल, लॉस इन वेट ऑफ एग्रीगेट इज कैलकुलेटेड। लॉस इन वेट ऑफ एग्रीगेट इज कैलकुलेटेड। नोट, ये इंपॉर्टेंट है, ये नोट जो हम लिखवा रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट, परसेंटेज loss in weight of aggregate should not be greater than 12% if solution used is sodium sulfate। Next point, percentage loss in weight should not be greater than 18% when solution used is magnesium sulfate। Okay, अगर ये रेस्पेक्टिव परसेंटेज लॉस से ज्यादा अगर परसेंटेज लॉस ऑफ वेट आ रही है तो आपका एग्रीगेट साउंड नहीं है। ओके, अगर इसके अंदर में है तो आप एग्रीगेट को यूज कर सकते हो फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पस एंड इट इज सेड टू बी साउंड एग्रीगेट, जिसकी ड्यूरेबिलिटी भी काफी अच्छी होगी। ठीक है, तो यहां तक हम समझ रहे हैं। नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एग्रीगेट। आप स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब क्या समझते हो, ये चीज है तो स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो जरा इसका कंसेप्ट क्या है इस चीज को समझिए। मान लो ये आपके पास कोई एक एग्रीगेट है, ठीक है, तो इस एग्रीगेट का अपना एक वेट होगा, तो लेट्स सपोज ये है वेट ऑफ एग्रीगेट WA। इस एग्रीगेट का अपना एक वॉल्यूम होगा, लेट्स सपोज इसका वॉल्यूम है VA। ठीक है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, इट इज रेशियो ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसको या फिर G के रूप में लिखा जाता है। ये बेसिक कंसेप्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, यहां से एक लॉजिक हम डेवलप करेंगे, ये टेस्ट कैसे कंडक्ट किया जाता है, ये सब चीज आपको एग्जामिनेशन में नहीं पूछेगा, हाँ, लेकिन इससे रिलेटेड जो लॉजिक्स हैं, जो कंसेप्ट्स हैं, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको आ सकता है। ये टेस्ट आपको डायरेक्टली एग्जाम में नहीं पूछेगा, वो एग्जाम में पूछता कहां पर, अगर आप कॉलेज का सेमेस्टर एग्जाम दे रहे हैं और कोई बीटेक वाला फैकल्टी है और उसने एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर आपका इंटरनल में सेट कर रहा है, तो वो जरूर डाल देगा। यूपीएससी नहीं डालेगा, एसएससी नहीं डालेगा। ठीक है, तो लेकिन हाँ, इसका कंसेप्ट समझिए, थ्योरी क्या है, कंसेप्ट क्या है, लॉजिक क्या है, हम क्यों ये टेस्ट कंडक्ट करते हैं, क्या हमको, हमें जरूरत क्या है स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने की, ये बात तो क्लियर होना चाहिए ना। तो चलिए जरा समझते हैं इसके पीछे का रीजन क्या है। तो इसको जनरली G अल्फाबेट से रिप्रेजेंट की जाती है, तो ये इक्वल टू होगा क्या, वेट ऑफ दैट एग्रीगेट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ वाटर। वेट ऑफ वाटर, अब ये कितना वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ वाटर ऑफ वॉल्यूम VA। जितना इस एग्रीगेट का वॉल्यूम है उतना ही वॉल्यूम का वाटर का अगर वेट आप लोगे तो वो वेट कितना है, ओके, वो वेट है वेट ऑफ वाटर। यहाँ पे WW लिखता हूं, WA लिखा गया गलती से, WW, समझ में आ। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, ये रेशियो है वेट ऑफ एग्रीगेट और वेट ऑफ वाटर के बीच में, तो दोनों रेशियो है, मतलब दोनों का यूनिट वेट का ही ले रहे हैं, तो ये एक यूनिटलेस टर्म है, इसका कोई अपने में यूनिट नहीं होता, इट इज ए यूनिटलेस टर्म। समझ में आ रहा, तो ये स्पेसिफिक ग्रेविटी है।
अब जरा हम बात करते हैं, तो लेट्स सपोज हम दो एग्रीगेट लेते हैं G1 और दूसरा एग्रीगेट है G2। मान लो पहला एग्रीगेट का स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, अब दोनों एग्रीगेट का वॉल्यूम जो है, इसका वॉल्यूम है VA और इसका भी वॉल्यूम है VA, और दोनों एग्रीगेट का वॉल्यूम सेम है, जो एग्रीगेट है उनका वॉल्यूम सेम है, लेकिन जो पहला वाला एग्रीगेट है इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी है 1.9, दूसरा वाला जो एग्रीगेट इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी आ गया 2.5, इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी आ गया 2.5। तो अब मेरे को बताओ कि इनमें से कौन सा एग्रीगेट अच्छा है, कौन सा एग्रीगेट बुरा है, ये हम कैसे पता कर पाएंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी को आइडेंटिफाई करके। तो जरा सोचने वाली बात है कि देखो जो पहला वाला एग्रीगेट है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, वेट ऑफ एग्रीगेट अपॉन वेट ऑफ वाटर ऑफ सेम वॉल्यूम। तो वेट ऑफ वाटर तो यहाँ पे दोनों केस में कांस्टेंट है, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ दोनों एग्रीगेट, यहाँ पे जो पहला एग्रीगेट लिया और जो दूसरा एग्रीगेट लिया, दोनों एग्रीगेट का वेट मतलब दोनों एग्रीगेट का वॉल्यूम सेम है, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो वेट ऑफ वाटर निकलेगा ये भी कांस्टेंट होगा दोनों केस में। लेकिन पहले वाले एग्रीगेट का जो वेट है ये मान लो हम WA1 कहते हैं और दूसरे वाले एग्रीगेट का वेट क्या होगा WA2। तो जस्ट आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी का वैल्यू को देख के आप ये बता पाओगे कि यहाँ पे वेट ऑफ सेकंड एग्रीगेट WA2 इज ग्रेटर देन वेट ऑफ फर्स्ट एग्रीगेट। तो वेट ग्रेटर कैसे हो गया, किसी भी चीज का वजन कब बढ़ेगी, जब उसमें अधिक एलिमेंट्स, अधिक एटम हो, अधिक मींस जो सेल है, जैसे हमारे जो ब्लड बनता है वो किससे बनता है, सेल से, तो अधिक ज्यादा ब्लड सेल होंगे तो अधिक ज्यादा ब्लड होगा, उसी तरह से अधिक ज्यादा पार्टिकल होगा, अधिक ज्यादा मास होगा तो अधिक ज्यादा वेट होगा। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब क्या है कि जो सेकंड वाला एग्रीगेट है इसमें काफी ज्यादा पार्टिकल है एज कंपेयर टू फर्स्ट वाला एग्रीगेट, इसलिए फर्स्ट वाले एग्रीगेट का वेट कम है। इसका मतलब क्या है, तो फर्स्ट वाले एग्रीगेट में जहां पे पार्टिकल नहीं है वहां पे क्या है, फ्री स्पेस है, मतलब पोर्स है। तो आप यहां से अंदाजा ये लगा सकते हो कि जो फर्स्ट वाला एग्रीगेट है जिसकी मास कम है, इट इज पोरस इन नेचर, लाइट वेट, उसकी वेट कम है, वो इसलिए वो पोरस है, हल्का है। तो अभी कोई चीज हल्का है तो कंपैरिजन करो, कोई चीज ज्यादा भारी है, ज्यादा वजनी है, तो उसमें क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब एरिया ज्यादा है, तो जो भी लोड आप उस पर लगाओगे वो ज्यादा एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो उसका क्या हुआ, लोड कैरिंग कैपेसिटी इंक्रीज हुआ कि नहीं, तो वो ज्यादा लोड ले पा रहा है कि नहीं, तो जिसमें मास ज्यादा वो ज्यादा लोड ले पाएगा, जिसमें मास कम वो लोड कम ले पाएगा, मतलब कहने का मतलब स्ट्रेंथ। बात क्या है, स्ट्रेंथ की बात आ रही है। तो जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा, क्या हम ऐसे कह सकते हैं उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा, जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कम, क्या हम ये कह सकते हैं उसकी स्ट्रेंथ कम, जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा, क्या हम ये कह सकते हैं वो ज्यादा डेंस है, जैसे कि सेकंड एग्रीगेट ये ज्यादा डेंस होगा। जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कम, तो क्या हम उसे कह सकते हैं पोरस है। तो क्या आप ओवरऑल ये कह सकते हो स्पेसिफिक ग्रेविटी इज ए क्वालिटी इंडिकेटिंग पैरामीटर। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, एग्रीगेट का क्वालिटी को इंडिकेट करता है, ये चीज कि एग्रीगेट का स्ट्रेंथ क्या है। उस अगर देखो अगर स्ट्रेंथ ज्यादा है मतलब वो ज्यादा लोड ले पा रहा है तो अधिक समय तक टिकेगा भी ना, तो उसकी ड्यूरेबिलिटी भी अच्छी होगी क्योंकि वो पोरस कम है। अगर पोरस होता एग्रीगेट तो क्या होता, प्रॉब्लम क्या होता, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम बात कर रहे हैं फ्रीजिंग एंड थॉइंग साइकिल का, फ्रोस्ट एक्शन का, पानी चला गया पोर्स के अंदर, जम गया तो आइस बन जाएगा, तो डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा क्योंकि आइस एक्सपैंड करेगी, आइस का जो वॉल्यूम है वो बढ़ेगा, तो वो एक्सपैंड होगी तो एग्रीगेट को तोड़ देगा, उतना ज्यादा प्रेशर लगाएगा एग्रीगेट के अंदर कि एग्रीगेट को तोड़ दिया। तो क्या एग्रीगेट की ड्यूरेबिलिटी रही, नहीं रही। फीलिंग आ रही है सब चीजों की, ओके। अब देखो बात करते हैं जो वाटर एब्जॉर्प्शन, ओके, तो ये भी इसी चीज से जुड़ा हुआ है, आप यहां से लिंकअप कर सकते हो। वाटर एब्जॉर्प्शन कंप्लीटली डिपेंड ऑन पोरोसिटी ऑफ एग्रीगेट, है ना, पोरोसिटी ऑफ एग्रीगेट। मान लो एग्रीगेट में ज्यादा पोर्स है तो वो ज्यादा पानी को एब्जॉर्ब करेगा, और एग्रीगेट में अगर कम पोर्स है तो कम पानी को एब्जॉर्ब करेगा, और एग्रीगेट में अगर ज्यादा पोर्स है मतलब मटेरियल कम है तो इसका मतलब उसका वेट कम होगा, तो इसका मतलब क्या, उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कम होगा। समझ रहे आप? तो वाटर एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू पोरोसिटी ऑफ एग्रीगेट। नाउ जो हम कंस्ट्रक्शन पर्पस से एग्रीगेट को यूज करेंगे इसकी वाटर एब्जॉर्प्शन ज्यादा नहीं होना चाहिए। कहता है
कोड जो है, स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन हमारा ये कहता है कि वाटर एब्जॉर्प्शन शुड नॉट बी ग्रेटर देन 2%, शुड नॉट बी ग्रेटर देन 2%। याद रखने वाली बात है, एग्जाम में आपको पूछेगा। इन एनी केस शुड नॉट बी ग्रेटर देन 2%, ठीक है। प्लस अगर आप रोड कंस्ट्रक्शन कर रहे हो, रोड, ठीक है, रोड बनाते वक्त जो सरफेस कोर्स में, ठीक है, जो टॉप लेयर में जो एग्रीगेट का आप इस्तेमाल करोगे, वो एग्रीगेट तो डायरेक्टली वाटर को एक्सपोज है ना, उस पर बरसात भी आ रही है तो रोड पे आ रही है, सब कुछ, मतलब वो तो वाटर को एक्सपोज ही है। तो क्या उस एग्रीगेट का वाटर एब्जॉर्प्शन काफी कम होना चाहिए? तो बिल्कुल कम होना चाहिए। तो फॉर सरफेस कोर्स एग्रीगेट द वाटर एब्जॉर्प्शन शुड नॉट बी ग्रेटर देन 0.6%। ये 0.6% से अधिक नहीं होना चाहिए। लेकिन फॉर एनी जनरल कंस्ट्रक्शन, फॉर एग्जांपल कंक्रीट बना रहे हो, स्लैब के लिए बना रहे हो, बीम के लिए बना रहे हो, कॉलम के लिए बना रहे हो, कंक्रीट बना रहे हो, इनकी जो वाटर एब्जॉर्प्शन, या फिर बेस कोर्स एग्रीगेट है ना, मतलब सरफेस कोर्स को अलावा बेस कोर्स एग्रीगेट मतलब नीचे, ओके, रोड के टॉप सरफेस के अंदर जो एग्रीगेट आपने डाल रखा है, या फिर फाउंडेशन में जो एग्रीगेट डाल रखा है, ये सब एग्रीगेट्स का जो वाटर एब्जॉर्प्शन है इन एनी जनरल केस शुड नॉट बी ग्रेटर देन 2%। और स्पेसिफिक ग्रेविटी का अगर बात करें तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है? इट इंडिकेट्स द क्वालिटी ऑफ एग्रीगेट, स्ट्रेंथ ऑफ एग्रीगेट, पोरोसिटी ऑफ एग्रीगेट, ये सब चीजों को ये बताता है। तो जो जनरल आपका जो नेचुरली ऑकरिंग एग्रीगेट्स है ना, मतलब जो पत्थर है नेचुरली हमें जो मिलता है, ओके, जिसका हम एग्रीगेट बनाते हैं, जैसे बेसाल्ट हो गया, ट्रैप हो गया, इनकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी की एक रेंज है, इट इज 2.5 to 3, है ना। तो जनरली जो एग्रीगेट हम यूज करेंगे कंस्ट्रक्शन में, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है? 2.5 to 3। इसका अगर एवरेज लोगे तो ये एवरेज स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एग्रीगेट कितना निकल के आता है? 2.68। इसलिए सॉइल मैकेनिक्स में कभी-कभी देखे होंगे कि अगर किसी का स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.68 है, मतलब वो स्टोन हो गया, ठोस हो गया, पत्थर जैसा बन गया, समझ गया। तो इसलिए हम 2.7 का एक वैल्यू है जो हम याद करके रखते थे कि हाँ, अगर स्टोन है मतलब मैक्सिमम स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना? 2.7 सॉइल का, वो मतलब पत्थर बन गया, ऐसा कुछ हम कंसेप्ट पढ़ते थे सॉइल मैकेनिक्स में। याद आ रही है कुछ? ओके, तो वो यही बात है। तो जनरली जो नेचुरली अकरिंग स्टोन्स है, उसका जो स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यू होती है इट इज 2.5 to 3। एवरेज वैल्यू कितना है? 2.68। ओके, और दूसरी बात क्या, अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा तो एग्रीगेट ज्यादा, उसका ज्यादा स्ट्रेंथ होगा, वो काफी डेंस होगा, उसकी पोरोसिटी कम होगी, उसकी वाटर एब्जॉर्प्शन काफी कम होगी। फीलिंग आ गई सब बातों की? तो चलिए बस 2-3 पॉइंट लिखने इसके, इससे रिलेटेड लिख लेते हैं। ओके, तो लिखिए इसके बारे में, देखिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एग्रीगेट इंडिकेट्स क्वालिटी ऑफ एग्रीगेट, specific gravity of aggregate indicate quality of aggregate, very important point, underline. Next, if specific gravity of aggregate is high, अगर किसी एग्रीगेट का स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा है तो इसका मतलब क्या हुआ? इट मींस दैट फर्स्ट पॉइंट, स्ट्रेंथ ऑफ एग्रीगेट इज हाई, डेंसिटी ऑफ एग्रीगेट इज हाई, porosity of aggregate is low, durability of aggregate is good. ओके, नोट, एक नोट बना के लिखिए, एग्रीगेट possesses specific gravity value between 2.5 to 3, generally 2.5 to 3, generally 2.68 एवरेज वैल्यू, रेंज याद रखिएगा, ये एवरेज वैल्यू भी याद रखिएगा। और स्पेसिफिक ग्रेविटी किस तरह से क्वालिटी को इंडिकेट करता है, ये कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है। और इसका टेस्ट कैसे है, कैसे निकालते हैं, वो सब बच्चों वाली बात है, वो सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, कभी जानते भी नहीं हो, कोई जरूरत नहीं है पढ़ने का, बस जितना बता दिए उतना ध्यान रखिए। वाटर एब्जॉर्प्शन मतलब एग्रीगेट कितना पानी को एब्जॉर्ब कर पाएगा, तो जो ज्यादा पोरस होगा वो ज्यादा एब्जॉर्ब कर पाएगा, ज्यादा पोरस होगा तो लाइट वेट होगा, लाइट वेट होगा मतलब स्ट्रेंथ उसकी कम होगी, स्पेसिफिक ग्रेविटी उसकी कम होगी, वो लेस ड्यूरेबल होगी। तो ज्यादा पानी एब्जॉर्ब कर रहा है तो जब ज्यादा पानी जमेगा तो ज्यादा आइस बनेगा, तो फ्रोस्ट रेजिस्टेंस भी ऐसे एग्रीगेट की कम होगी जिसकी वाटर एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। मतलब इनडायरेक्टली क्या बता रहा है, उसका पोरोसिटी उस एग्रीगेट का ज्यादा है ना। तो वाटर एब्जॉर्प्शन क्या है? The water absorption of an aggregate is percentage by weight of water absorbed with respect to oven dried aggregate। कहने का मतलब है कैसे निकालोगे, सिंपल है, कोई एक एग्रीगेट लो, उसको वाटर में डुबो दो, तो इसके अंदर जो भी पोर्स है उसमें पानी
फिल हो जाएगा। फिर इसका वेट ले लो, तो इसका वेट अगर लोगे तो कौन कौन से वेट आएंगे? 2 वेट आएंगे, इसके जो पोर्स में पानी गए उसका वेट, प्लस इस एग्रीगेट का जो मास है, एग्रीगेट का जो एलिमेंट है, इसका वेट, है ना। तो ये 2 वेट आएगा। अब इस एग्रीगेट को लो, इसको ओवन ड्राई कर दो, सुखा दो, पानी एकदम जला दो, अंदर में कोई पानी नहीं बचना चाहिए, उसका वेट ले लो। उन दोनों के वेट का बीच का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा? उतना परसेंट पानी ये एब्जॉर्ब कर लेगा, यही मतलब है ना। तो वही होगा उसका वाटर एब्जॉर्प्शन। तो अगर मान लो ज्यादा स्पेस है एग्रीगेट के अंदर, एग्रीगेट के अंदर ज्यादा पोरस है, एग्रीगेट ज्यादा पोरस, उसमें वॉइड ज्यादा एग्रीगेट के अंदर, ये किसी एक एग्रीगेट का बात कर रहा है, तो उसका वाटर एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा। तो जैसा कि हमने लॉजिक आपको समझाया था, तो उसी के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट लिखिए, फॉर सरफेस कोर्स एग्रीगेट, टॉप लेयर, रोड के टॉप लेयर में जो एग्रीगेट आप यूज करोगे, उसका वाटर एब्जॉर्प्शन शुड नॉट बी ग्रेटर देन 0.6%। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। For any general construction, it should not be greater than 2%, है ना, by weight, 2% by weight, okay, 2% by weight of aggregate, 2% by weight of aggregate। एक नोट लिखिए, high water absorption of aggregate is direct representation of high porosity, light weight, less strength, less durable। तो ऐसे एग्रीगेट का जनरली जो फ्रोस्ट रेजिस्टेंस है इज वेरी लेस, ओके, जिसका वाटर एब्जॉर्प्शन अधिक होता है उसका फ्रोस्ट रेजिस्टेंस बहुत कम होती है। समझ में आ गया आपको ये बात? अब हम देखेंगे जो लास्ट टॉपिक है वो क्या है? फाइननेस मॉडुलस। फाइननेस मॉडुलस ये क्या है? फाइननेस मॉडुलस, फाइननेस मॉडुलस एक तरह का नंबर है, ये एक तरह का नंबर निकल के आता है। फाइननेस मॉडुलस हम किसी भी एग्रीगेट का, हम कोर्स एग्रीगेट का निकाल सकते हैं फाइननेस मॉडुलस, हम फाइन एग्रीगेट का फाइननेस मॉडुलस निकाल सकते हैं, किसी भी एग्रीगेट का हम फाइननेस मॉडुलस निकाल सकते हैं। एक नंबर फाइनली निकल के आती है फाइननेस मॉडुलस। और ये तो जो फाइननेस मॉडुलस की जो वीडियो है ये नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगी, ओके। सो ये एक अलग से मैं इस टॉपिक को डिस्कस करूंगा। फिर इस टॉपिक को डिस्कस करने के बाद हम कंक्रीट पढ़ेंगे। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई, हमारे वीडियो को जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको ईएस बनना है, गेट क्वालिफाई करना है, एसएससी जेईई निकालनी है, 10-15 मिनट की पढ़ाई से नहीं होगा, डिटेल कंसेप्चुअल स्टडी इज इंपॉर्टेंट, जो कि आपको कंसेप्ट डिकोडर पे इजीली उपलब्ध हो जाएगी एट मिनिमम कॉस्ट। प्लीज कम टू अस एंड प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम एंड प्रिपेयर फॉर बेटर फ्यूचर। थैंक यू वेरी मच। वीडियोस को शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।